Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and in today's video we will be looking at the मनसबदारी and जागीरदारी सिस्टम। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास हिस्ट्री रही है या जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं अभी भी, उन्होंने कहीं ना कहीं मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम ना सुना होगा या थोड़ा बहुत तो इसके बारे में उन्हें पता होगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए यूज़ होते थे और ये मुग़ल एम्पायर के टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि ये मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम आखिर है क्या और कैसे इन्होंने मुग़ल एम्पायर को एक स्मूथ वे में चलने के लिए हेल्प करी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मनसबदारी सिस्टम क्या है। तो इसको इंट्रोड्यूस करा था अकबर ने 1571 में। और मनसब का सीधा सीधा मतलब होता क्या है? मनसब इक्वल टू रैंक। सो जैसे आज के टाइम पे हमारे पास अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, या फिर अगर हम एक ऑफ़िस की बात करें तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती है। प्योन हो गया, एचआर हो गया, किसी के मैनेजर हो गया, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है। तो मनसब हम समझ सकते हैं पोस्ट है या फिर रैंक है। और जितनी ज़्यादा बड़ी आपकी पोस्ट होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी आपकी रैंक होगी, उतना ही ज़्यादा बड़ा आपकी पोजीशन होगी वहाँ पर। तो जितनी ज़्यादा बड़ी आपकी मनसब है, उतनी ज़्यादा आप बड़ी आपकी रैंक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। अब जो हर ऑफिसर है उसको हम मनसबदार बोलते हैं। मनसब हो गया रैंक, और जो उस रैंक को होल्ड कर रहा है वो हो गया हमारा मनसबदार। अब मनसबदार यूज़ हो रहा है दोनों जगह, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में भी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी। सो सिर्फ मिलिट्री से ही मनसबदार को लिंक करके देखना ये सही नहीं है, क्योंकि हमें सिविल सोसाइटी में भी मनसबदार देखने को मिलते हैं। फिर वही सेम चीज़ कि जितनी ज़्यादा बड़ी आपकी रैंक है, उतनी ही ज़्यादा आपकी पावर है, और ऑब्वियसली आपकी सैलरी भी उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी। अब हम देखते हैं कि भाई मनसबदार की ज़रूरत क्यों पड़ गई। मुग़ल एम्पायर से पहले भी तो सिस्टम चल रहा था। दिल्ली सल्तनत में तो हमें मनसबदारी सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अकबर के टाइम पे क्यों उसने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा। तो क्या हो रहा था कि मुग़ल एम्पायर के टाइम पे जो एरिया है ना, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। अब ज़्यादा एरिया एक्वायर कर लिया था मुग़ल एम्पायर ने, और इतने बड़े वास्ट एरिया को संभालने के लिए हमें ऑर्गेनाइज़ करना है ऑफिसर्स को एक बेटर वे में। जैसे कि अभी इंडिया एक कंट्री है, तो एक इंसान तो पूरी कंट्री को रूल नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हमने बना दी है, ताकि इसमें रूल जो है वो इफ़ेक्टिवली किया जा सके। अब डिफरेंट स्टेट्स में भी हमें डिफरेंट डीएम्स देखने को मिलते हैं, उनके नीचे एसडीएम देखने को मिलते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स हैं, और डिफरेंट रोल असाइन होते हैं हर एक रैंक के इंसान को। तो ऐसे ही मनसबदारी सिस्टम में लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट रैंक है, और उनके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं जो सोसाइटी में वो प्ले कर रहे हैं। अब साथ में ही मनसब के हिसाब से ही, मतलब उनकी रैंक के हिसाब से ही उनकी सैलरी भी डिसाइड हो रही है। इसी के साथ में ही मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिसाइड हो रही हैं, कि जितनी ज़्यादा बड़ी आपकी मनसब है, उतनी ही ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है इवन मिलिट्री में। और लॉयल्टी भी मेंटेन हो रही है एम्परर के लिए। तो जो इंसान ज़्यादा लॉयल रहेगा किंग के लिए या एम्परर के लिए, उसको उतनी ज़्यादा बड़ी मनसब मिलती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मान सिंह के पास काफ़ी ज़्यादा हाई मनसब थी, उनकी रैंक काफ़ी ज़्यादा हाई थी उस टाइम पर। अब हम देखते हैं कि मनसबदार कौन कौन हो सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं, जैसे कि उस टाइम पे जो भी मुग़ल कोर्ट में ऑफिसर्स थे, वो मनसबदार्स थे। फिर मिलिट्री कमांडर्स हो सकते हैं, गवर्नर्स हो सकते हैं, रिवेन्यू ऑफिसर्स हो सकते हैं, और कोर्ट ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉट एवरी मनसबदार वो सोल्जर। जैसे कि हमने देखा कि मनसबदार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मिलिट्री में ही उसकी रैंक है, या मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है उसके पास। इतने सारे रोल्स हमें देखने को मिलते हैं जो मनसबदार प्ले करता है। अब हम देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ज़ात और सवार का। तो ये क्या है, हम इसको समझते हैं जैसे कि एक मनसबदार है, ठीक है, या एक मनसब है, एक रैंक है। तो मनसब के हिसाब से ही ना उसकी ज़ात और सवार भी डिसाइड होगी। अब ज़ात क्या है? ये है पर्सनल रैंक।
मतलब एक मनसबदार है तो जो भी उसकी रैंक होगी, अब रैंक यहाँ पे ऐसे डिसाइड नहीं होती कि ये पियोन हो गया या ये एचआर हो गया, ये मैनेजर हो गया, ज़ात यहाँ पे डिसाइड हो रही है नंबर्स से। जैसे किसी की हो सकती है कि 20 ज़ात हो, या किसी की हो सकती है किसी की 1000 ज़ात हो, मतलब ये उसकी रैंक हो गई, ये उसकी मनसब हो गई। अब सवार क्या है वो हम देखते हैं कि एक मनसब के पास ज़ात है और सवार है। ज़ात तो हमने देख लिया, उसकी रैंक है। अब सवार है कि ये नंबर ऑफ हॉर्सेस, हॉर्समैन जो उसको मेंटेन करके रखने हैं। अब यहाँ पे रोल आता है उन मनसब का जिनके पास मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर एक कोई मनसबदार है तो उसकी ज़ात होगी और उसकी सवार होगी। तो जितनी ज़्यादा बड़ी उसकी ज़ात है उतनी ज़्यादा ही उसको हॉर्समैन भी इकट्ठे करके रखने हैं। अगर किसी के पास 3000 ज़ात है और फिर उसको 2000 सवार अपने पास इकट्ठे करके रखने हैं, ताकि जब भी वॉर की सिचुएशन आए या फिर जब कभी भी एम्परर को इनकी ज़रूरत पड़े तो उस टाइम पर वो हॉर्समैन प्रोवाइड करा सके। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 3000 ज़ात एंड 2000 सवार है। तो ज़ात हो गई उसकी रैंक जो है 3000 और उसको मेंटेन करके रखनी है 2000 कैवलरी। ये हो गया हमारा मनसबदारी सिस्टम। हमने देखा कि कैसे मनसबदारी सिस्टम में हमारे पास ज़ात हो गई, सवार हो गई, और सिर्फ मिलिट्री में ही हमें मनसबदार देखने को नहीं मिलते, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें मनसबदार देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि जागीरदारी सिस्टम क्या है। तो जागीरदारी सिस्टम और मनसबदारी सिस्टम ना दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। वो कैसे, अब हम समझते हैं। तो सोचो जैसे ना हम कोई नौकरी कर रहे हैं किसी ऑफिस में, और फिर हम बोलते हैं अच्छा हमें कितनी सैलरी मिलेगी। तो फिर वो कहते हैं अच्छा सैलरी तो ना हम तुम्हें कैश में सैलरी नहीं देते, हम क्या करते हैं कि ना हमारा एक ऑफिस है, फॉर एग्ज़ाम्पल जयपुर में हमारा एक ऑफिस है, तो तुम ना जयपुर जाओ और वहाँ से जो भी रेंट कलेक्ट होगा ना तुम वो ले लो, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा तुम वो अपने पास रख लेना, और वो ही तुम्हारी सैलरी होगी और वो ही तुम सब चीज़ें मेंटेन करने के लिए अपनी वो रख लेना। तो ऐसी ही चीज़ हो रही थी जागीरदारी सिस्टम में भी। तो जागीर का सिंपल सा मतलब होता है पीस ऑफ लैंड। तो जागीर है मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा है, और इसको जागीरदारी सिस्टम में कोई भी अगर इंसान है वो नौकरी कर रहा है, यहाँ पे मनसबदार है, तो उनको ना सैलरी कैश में ना दे के क्या हो रहा है कि उनको जागीर दे दी गई है, और उनको बोल दिया गया है कि आप ये जागीर रख लो, और इस जागीर से जो भी रिवेन्यू कलेक्ट होगा वो आप एज अ सैलरी अपने पास रख लेना, और जो बाकी का शेयर होगा वो आप किंग को, एम्परर को लौटा सकते हैं। तो जागीरदारी सिस्टम में ये हो रहा है, एक पर्सनल जागीर मिल रही है जागीरदार को। जागीरदार कौन है? जो जागीर को होल्ड कर रहा है, और वो लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं। लेकिन हमें ना एक बात ध्यान में रखनी है कि वो ओनर नहीं है, उनको वो जागीर तब तक ही मिल रही है जब तक एम्परर ने उन्हें वो जागीर दी हुई है। एक टाइम पीरियड के लिए उन्हें दी हुई है। अगर राजा का मन करे तो वो जागीर उससे वापस भी ले सकता है। तो जो रियल ओनर है वो एम्परर ही है इसमें। अब हम देखते हैं कि भाई जागीरदारी सिस्टम की भी क्या ज़रूरत पड़ रही है, क्यों इतना ज़्यादा तामझाम कर रहे हैं, क्यों नहीं सीधे सीधे सैलरी दे देते वो मनसबदार को। तो क्या है कि कैश पेमेंट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उस टाइम पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी टेरिटरी है, और सबको फिर कैश पेमेंट करना और सबका हिसाब लगाना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है उस टाइम पे, और क्योंकि एम्पायर भी बहुत ज़्यादा ह्यूज है। तो उस टाइम पे एम्परर ने ये सोचा, या जो भी ऑफिसर्स थे जिन्होंने ये सिस्टम लाया उन्होंने ये सोचा कि ये जागीरदारी सिस्टम को लाना इजी है, क्योंकि इसमें मनसबदार अपने आप ही टैक्स भी कलेक्ट कर लेगा, और इससे हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा कि हमें इतने सारे अलग अलग ऑफिशियल्स नहीं लगाने पड़ेंगे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। जागीरदार अपने आप ही वहाँ से टैक्स कलेक्ट कर लेगा, और अपना शेयर वो अपने पास रख लेगा, बाकी का शेयर वो राजा को दे देगा। तो ये था हमारा मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम। लेकिन हम देखते हैं कि आगे चल के ना ये सिस्टम कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कि मनसबदार जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा
बढ़ गई हैं उनकी संख्या। ऐसा क्यों हो रहा है कि अब हर किसी को मनसबदार बन रहा है, और राजा भी हर किसी को मनसबदार बना रहा है, किसी को छोटा मनसबदार बना रहा है, किसी से अगर वो खुश हो गया तो उसको बहुत बड़ा मनसबदार बना रहा है। और लेकिन जो लैंड है, पीस ऑफ लैंड है, वो तो लिमिटेड ही है, तो जागीर इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मनसबदार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। साथ में ही जो टैक्सेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। अब जो पीजेंट्स हैं उनके लिए फ़ीज़िबल नहीं हो रहा कि वो इतना ज़्यादा टैक्स दे दे, तो इसलिए जागीर से भी जो रिवेन्यू है वो इतना ज़्यादा जनरेट नहीं हो पा रहा। करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। और साथ में ही हम देखते हैं कि टाइम के साथ साथ मुग़ल एम्पायर भी वीक होने लगा है, जिस वजह से मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम हाँ कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने लगता है। तो ये था हमारा पूरा मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम। अगर आपको इसको लेके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोज़, या अगर कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, या कोई भी टॉपिक आपको समझना है, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं।